आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुल आवेशों के बीच बल, यानी आप उसी को बोल सकते हो अध्यारोपण का सिद्धांत, या फिर इंग्लिश में उसी को बोलते हैं फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, और बोल सकते हो उसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सब एक ही नाम है, इससे आपको दिल का दौरा नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि सारे के सारे एक ही नाम है। बहुल आवेशों के बीच बल आप बोलो, या फिर एग्जाम में अध्यारोपण का सिद्धांत पूछ देता है। तो ये बोर्ड के लिए 12th क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ इसका आगे यूज भी है। सो ध्यान से आंखें खोल करके और पेन कॉपी खोल लो और पेन से लिखना स्टार्ट कर दो, बस। ठीक ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये इंग्लिश में उसी को लिखा है मैंने कि फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, और उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। सो आपके लिए मैं जस्ट हमेशा बोलता हूँ कि आपके लिए इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आपके आगे की आने वाली जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं सारी इंग्लिश में हो जाएंगी। सो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ना जानना चालू कर दें, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे टॉपिक में हम ये जानेंगे कि आखिर में भैया हम इसको पढ़े क्यों, आखिर में अध्यारोपण का सिद्धांत हम जाने क्यों पढ़े भैया, बताओ क्यों पढ़े, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इसके छोटे से डेफिनेशन और उसके बाद कुछ नन्हे मुन्ने फॉर्मूले हैं उसको देखेंगे, ठीक। सो अब हम जानने की कोशिश करें कि हम इसे क्यों स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भैया। सो देखो, बात यूं है कि प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने ये स्टडी किया, हमने ये जाना कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, यानी कूलम्ब का नियम होता क्या है। और उसमें आपने देखा कि भैया हमारे पास अगर दो आवेश है, Q1 है, एक Q2 है, और वो अगर R दूरी पर रखा हुआ है, तो आप इन दोनों आवेशों के बीच में कितना ज्यादा बल लग रहा है उसे आसानी से निकाल सकते हो। कौन सा सूत्र का यूज करके? तो इस सूत्र का यूज करके आसानी से निकाल सकते हो। ये दो आवेश हैं, ठीक, और इसका मान आप जानते हो 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक। और ये दूरी, आसान से आपका विद्युत बल निकल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर अब हम बोले कि ये दो आवेश के जगह पे आपके पास बहुत ज्यादा आवेश हो, कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 डॉट 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 Q50 डॉट 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 Q100 डॉट 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 n आवेश है। इतना ज्यादा आवेश है, अब बताओ इनके बीच में कितना बल लगेगा? बताओ जरा, देखें हम, तुम्हें बता सकोगे? नहीं। कब बता पाओगे? जब आपको ये वाला चीज पता होगा। सो आप समझ गए होंगे कि जब अगर दो आवेश हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि दोनों आवेशों के बीच में कितना विद्युत बल लग रहा है। लेकिन अगर आपके पास अ नंबर ऑफ आवेश हो, मतलब कि बहुत ज्यादा आवेशों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, तब उनके बीच में कितना ज्यादा विद्युत बल काम कर रहा है वो निकालने के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत को सीखते हैं, जानते हैं ये कैसे काम करता है। समझ गए? तो कुल मिलाकर के देखो, इसके नाम ही से आपको पता चला, बहुल आवेश मतलब बहुत सारे आवेश के बीच में बल। इसके नाम से ही पता चला। जो दूसरा नाम, इसका जो घर का नाम है और ये स्कूल का नाम जो है, स्कूल का नाम थोड़ा स्टैंडर्ड रखते हैं, तो इसीलिए स्कूल का नाम देखो स्टैंडर्ड है, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन देखो घर का नाम ये थोड़ा सा इजी वाला रहता है, ठीक ना। तो ये बहुल आवेशों के बीच बल, तो इससे पता ही चल रहा है बहुल आवेश मतलब बहुत सारे आवेश होंगे और उनके बीच बल लगेगा, ठीक ना। तो कुछ ऐसा ही है कि अगर मान लो बहुत सारे आवेश हो गए आपके पास, फिर उनके बीच में कितना ज्यादा विद्युत बल काम कर रहा है, अगर आपको ये निकालना है, फिर आपको अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करके निकालना पड़ेगा। सो आपने समझ गया होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक। सो चलते हैं और इसे और बढ़िया तरीके से समझते हैं, इसके कुछ डेफिनेशन और कुछ फॉर्मूले को यूज करके हम बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत, या फिर बोल सकते हो बहुल आवेशों के बीच बल आखिर में है क्या। सारे के सारे एक ही नाम है, ये तो इंग्लिश वाला छोड़ दो, लेकिन ये दो नाम, आप हिंदी मीडियम के हो तो ये दो नाम से ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, या फिर बहुल आवेशों के बीच बल या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत, यही दोनों में से एक नाम लेकर के पूछा जाएगा आपसे। सो आपको लिखना है,
तो चलते हैं और इसके प्यारे से डेफिनेशन को देखते हैं। ठीक, अब हम अपने छोटे से परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं और परिभाषा को समझते समझते यहाँ पर हम ग्राफ पे एक छोटा सा पिक्चर भी बनाने की कोशिश करेंगे और इस पिक्चर के हेल्प से ही हम कुछ फॉर्मूले भी निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत ईजी है, देखते हैं। ठीक है ना, तो देखो बोल क्या रहा है हमारा परिभाषा कि यदि किसी निकाय में, निकाय का मतलब एक सिस्टम, ठीक ना, में अनेक आवेश हो, तो एक सिस्टम मान लो कि यहाँ पे एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4, बहुत सारे आवेश है, Qn तक मान लो। तो उनमें से किसी एक आवेश पे, तो इतने ज्यादा इस सिस्टम में इतने ज्यादा आवेश हैं, तो इनमें से किसी एक आवेश पर बल, किसी एक आवेश पर बल की बात की जा रही है, किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण, किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। ये बोल दिया इसने, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो फिगर में थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो योग के बराबर होता है फिगर से ही समझ पाओगे। देखो अगर मान लो कि यहाँ पे एक ग्राफ ले लेते हैं हम, ये हमारा XY ग्राफ है, यहाँ पे ओरिजिन है और इसी में मान लेते हैं कि अंदर क्या है, छोटा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे आवेश है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, यहाँ पे Q3 आवेश है, तो डॉट 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 मान लो करते 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 यहाँ पे Q1 आवेश है, मान लिया, बढ़िया। देखो अब यहाँ पे देखो बोला क्या जा रहा है कि इनमें से किसी एक पर भी, इनमें से किसी एक पर भी बल लग रहा है। किसके कारण? अन्य आवेशों के कारण। मतलब मान सकते हैं, मान लो कि Q1 पे बल लग रहा है, किसके किसके कारण? मान लो Q2 के कारण लग रहा है, Q3 के कारण लग रहा है, Q4 होता है Q4 पे भी कारण लगता है, Q5 के भी कारण लगता है, Q6 के भी कारण लगता है, डॉट 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 Qn है तो Qn के कारण बल लग रहा है। ठीक ना, तो जो बल लग रहा है, तो जो परिणामी बल आएगा, जो रिजल्टेंट हमारा जो फोर्स आएगा, यानी जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, इन सब का क्या होगा, सम होगा। इन सब का क्या होगा, जो सम होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो भैया Q1 पे बल लग रहा है इनके कारण, तो भैया Q1 पे लास्ट में कितना बल लग रहा है? अगर इतने सारे के सारे आवेश एक पर बल लगा रहे हैं तो कितना आवेश, मतलब कितना बल लग रहा है? तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही बोलता है कि भैया अगर Q1 पे बल लग रहा है इसके कारण, तो जो रिजल्टेंट जो लास्ट का हमारा जो नेट फोर्स आएगा, मतलब जो परिणामी जो बल आएगा, क्या आएगा, इनका 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 वेक्टर सम होगा, वेक्टर योग होगा। ठीक ना। जैसे कि आप देखो, जैसे कि मान लो Q1 पे क्या है, Q1 पे Q2 के कारण बल लग रहा है, Q1 पे Q2 के कारण बल लग रहा है, मतलब Q2 बल लगा रहा है सीधे सीधा Q1 पे। ठीक ना, तो बल की दिशा किधर होगी? इधर होगी भैया। अरे बोलो यार, इधर ही तो होगी ना, क्योंकि ये इधर बल लगा रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे होगी। अब देखो इस बल को बोलेंगे क्या हम, F। देखो 1 पे किसके कारण, Q1 पे बल लग रहा है, Q2 के कारण F12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F12। और ये सदिश राशि है, बल सदिश राशि होता है, सदिश वेक्टर लगा दिए हैं। अब देखो Q3 भी क्या कर रहा है, इस पे बल लगा रहा है, Q1 पर बल लगा रहा है, किसी एक ही आवेश पर बल लग रहा है, तो यहाँ पे ये भी बल लगा रहा है, तो इसकी भी दिशा किधर होगी? इधर ही होगी। जाहिर सी बात है, इधर से कैसे होगा, या इधर से, ठीक ना, तो इधर होगी। अब यहाँ पे देखो, जब ये Q3 Q1 पे बल लगा रहा है, तब हमारा जो फोर्स होगा क्या होगा, तो होगा F13 होगा ना, होगा। देखो अब क्या, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि Q1 भी तो बल लगा रहा है ना, यहाँ पर Qn है। अबे देखो, जैसे Q1 Q2 Q3 माने, Q4 भी मान सकते हो, Q5 Q6 Q7 जितना मानना है, हम 3 लेकर के चल रहे हैं। अब देखो Qn भी तो बल लगा रहा है ना, तो यहाँ पे Qn भी तो बल लगा रहा है भैया, तो इस तरीके से, तो ये Q1 किधर बल लगाएगा, इधर, तो F। अब देखो 1 पे Q1 पे बल लग रहा है, किसके कारण, Qn के कारण, तो क्या हो जाएगा, F1n हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें हम क्या बोलते हैं ना, एक स्थिति वेक्टर मानते हैं, ठीक ना, जिसे स्थिति सदिश भी बोल सकते हो आप, या स्थिति वेक्टर बोलो, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, या तो स्थिति सदिश मानते हैं। देखो स्थिति सदिश इसलिए मानते हैं क्योंकि जो स्थिति सदिश होती है वो क्या, किसी की पोजीशन बताती है, किसी की स्थिति बताती है। अब किसकी स्थिति बताती है, तो हमारे आवेश की स्थिति बताती है। जैसे कि सपोज दैट मान लो कि अगर आप मान लो आगरा में हो, तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि भैया तुम कहाँ हो, तो आप बोल रहे हो कहाँ पे, मैं अपने घर से 400 किलोमीटर दूर हूँ, तो पोजीशन पता चल पाएगी कि आप कहाँ हो।
आपने किसी ने पूछ, जैसे आप तो आगरा में हो, लेकिन अगर कोई पूछा तो भैया आप कहाँ हो, तो आपने बोल दिया कि मैं तो अपने घर से 400 किलोमीटर दूर हूँ, तो उसकी कभी भी स्थिति सही से पता चल पाएगी नहीं। अगर वहीं पे आप बोलोगे कि भैया मैं आगरा में हूँ, मैं ताजमहल के पास में हूँ, तो आपकी स्थिति बढ़िया से पता चल जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर स्थिति सदिश मानते हैं, जो कि हमारे आवेशों का क्या पता बताती है, ठीक ना। तो देखो स्थिति सदिश हमेशा कहाँ से, ओरिजिन से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है, ओरिजिन से, ठीक ना, ओरिजिन से माना जाता है। तो यहाँ पे इसकी स्थिति सदिश इस तरीके से हम मान लेंगे अभी कि Q2 के लिए जो स्थिति सदिश होगी, और यहाँ पे क्या होगा, Qn के लिए भी स्थिति सदिश होगी। उसी तरीके से क्या होगा, इसके लिए भी स्थिति सदिश है, और इस Q3 के लिए भी स्थिति सदिश है। तो स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, जैसे Q1 सॉरी यहाँ पे Q1 और Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, तो देखो R12 यही तो होगा ना, R12 होगा, ठीक। अब यहाँ पे ये Q1 और Q3 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, इनकी R13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। Q1 के सापेक्ष N के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा R1N। तो दो आवेशों के सापेक्ष ही हम क्या चाहिए, स्थिति सदिश को लेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे ये आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे। अब देखो जो रिजल्टेंट, अब देखो अब एक ही आवेश पे सारे के सारे बल लगा रहे हैं, ले Q1 भी बोल रहा है, ले हम भी बल लगा दिए, Q3 बोल रहा है, ले हम भी बल लगा दिए, और N भी बोल रहा है, हम भी बल लगा दिए। तो Q पे कितना बल लग रहा है, तो Q पर कितना बल लग रहा है, तो जो हमारा नेट बल आएगा ना, मान लो Q1 है ना, तो 1 पे जितना भी बल आएगा वो क्या होगा, इन सब का वेक्टर सम होगा। मतलब किसका किसका, तो F12 F12 F13 F और F क्या हो जाएगा 1N, इसका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, F12 ऐड कर देंगे, F क्या हो जाएगा 13 को ऐड कर देंगे, प्लस F1N को ऐड कर देंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा। ये डॉट डॉट करके लिखोगे, आप क्या करके लिखोगे, डॉट डॉट करके लिखोगे, ठीक है, इनका वेक्टर सम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वेक्टर सम इसका निकाल सकते हो, ठीक ना, या वेक्टर योग, समझ गए। तो ये Q1 पर बल, ये जो हमारा बल है वो बता रहा है Q1 पे कितना ज्यादा बल लग रहा है, और ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा, समझ गए। तो अगर हम इसके फार्मूले को निकालने की कोशिश करें तो देखो लिखोगे क्या आप, देखो जो भी लिखना रहता है ना, माना Q1 Q2 Q3 तीन आवेश हैं, ठीक ना, तथा Q1 पे Q2 कारण बल ये लग रहा है, फिर Q1 पे Q3 कारण बल ये लग रहा है, फिर Q1 पे Qn के कारण बल ये लग रहा है, इस तरीके से मान सकते हो। और ये भी मानोगे कि तथा Q1 Q2 Q3 के सापेक्ष जो सदिश हमारा वेक्टर है, सॉरी स्थिति जो सदिश है या स्थिति वेक्टर जो है कौन कौन सा है, R12 R13 R1N, ठीक ना, किसके किसके सापेक्ष है वो, तो Q1 Q2 Q3 के सापेक्ष है, क्योंकि देख रहे हो कि Q1 Q2 के सापेक्ष ही है। तो इस तरीके से आप मान सकते हो। देखो स्थिति सदिश के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात बता रहा हूँ आपको कि स्थिति जो सदिश है, देखो जैसे R, मान लो R ये स्थिति सदिश है, मैं अभी नहीं ले रहा हूँ कि इसके सापेक्ष है, 1 2 3 किसके सापेक्ष है ये नहीं ले रहा हूँ। तो अगर स्थिति सदिश है आपके पास यहाँ पे R, तो देखो इससे दो चीजें निकलती हैं। हमने क्या बताया कि ये स्थिति बताने का काम करता है। तो स्थिति सदिश में दो चीजें होती हैं, एक होता है क्या, परिणाम, परिणाम को इस तरीके से दिखाओगे, और दूसरा क्या होता है दिशा, दिशा को आप इस तरीके से दिखाओगे। ये क्या होता है, दिशा को दिखाता है, और ये क्या होता है, परिणाम को दिखाता है। किसको दिखाता है, परिणाम को, क्योंकि सदिश में क्या चीज, सदिश वे राशियां होते हैं जिन्हें परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत होती है। तो दो चीजें होंगी ना सदिश में, स्थिति जो सदिश हमारा, तभी तो हमें एक एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगा ना, तभी तो एक स्थिति पता चलेगी हमारे आवेश की, समझ रहे हो कि नहीं बात। तो यही है। तो अब हम चलते हैं और इसका क्या करते हैं, हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब कि इसका जो सूत्र है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसे थोड़ा मिटा दो, यहाँ पे जगह कम है, ठीक, फिर चलते हैं, तब तक आप कॉपी करो इसे, ठीक ना। अब हम अपने सूत्र को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक ना, ठीक। यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हो कि एक ही आवेश है बेचारा, एक ही आवेश है, उस पर बहुत सारे आवेश मिल करके बल लगा रहे हैं। तो इस आवेश पर कितना कितना विद्युत बल लग रहा है भैया, क्योंकि देख रहे हो ना कि यहाँ पे बहुत सारे आवेश है और इसी
Q1 पे सारे के सारे आवेश मिल करके क्या कर रहे हैं, उस पे विद्युत बल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इस पे भी आवेश लग सकता है, मतलब कि जैसे इस पे भी बल लग सकता है, विद्युत बल लग सकता है कि मान लो कि Q1 Q2 Q3 मिल करके क्या कर रहे हैं, इस वाले पर बल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या Q2 पर क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे मिल करके इस पे बल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है, ठीक ना। हम Q1 को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए Q1 मान रहे हैं। बढ़िया, देखो यहाँ पे अब हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो लिखेंगे क्या, हम लिखोगे आप Q2 के कारण Q2 का कारण Q1 पर विद्युत बल एकदम ध्यान से देखना। Q2 के कारण Q1 पर विद्युत बल कितना हो जाएगा भैया, देखो तो कितना बल कितना निकल रहा है, Q2 के कारण Q1 पर विद्युत बल, यहाँ देखो यहाँ देखो F12 यानी F जिस पे लगता है वो आगे होता है, फिर बाद में। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, ठीक। Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा भैया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो दूरी r² यानी F12 के बीच की दूरी कितनी होगी, जैसे Q1 से Q2 तो r12 ही तो होगी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हमने जब कूलाम के नियम का सदिश रूप निकाला था, तो निकालने पर हमें दिशा का भी लोचा आ गया था वहीं पे, ठीक, कि दिशा, क्योंकि कूलाम का जो हमने सबसे पहले जो पढ़ा है, जो सबसे पहले आपने पढ़ा है कूलाम का नियम, वो क्या चाहिए, अदिश रूप में था, ठीक ना, लेकिन हमें सदिश स्वरूप में चाहिए था, तो फिर हम उसका सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म निकाले थे ना, ठीक। तो उसी में क्या आया था, दिशा का भी लोचा आया था। तो दिशा देखो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अब ये F12 बराबर है F12 ध्यान देना 1/4 Q1 Q2 बाई में R12 बाई इंटू R², लेकिन R², लेकिन यहाँ पे जब दिशा की बात आएगी तो देखो दिशा को किससे दिखाते हैं, यहाँ पे दिशा को इस तरीके से दिखाते हैं, परिणाम को इस तरीके से दिखाते हैं, यहाँ पे परिणाम ही होता है, ठीक ना, लेकिन आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो क्या है, हमारा जो दिशा है, दिशा क्या होगा, इससे दिखाएंगे हम, यानी कैप लगा देंगे उसके ऊपर, और यहाँ पे अब देखो दिशा तो हम लिख रहे हैं R21। अब आप बोलोगे भैया ला ये क्या कर दिए, यहाँ 1 2 1 2 चला रहे थे, यहाँ 2 1 लिख दिए। देखो देखो दिशा किधर है, यहाँ पे R मतलब Q1 पे बल लग रहा है, किस पे बल लग रहा है, Q1 पे, किसके कारण, Q2 के कारण। तो दिशा देखो किधर है, हमने पहले ही बता दिया था कि Q2 से Q1 के कारण है दिशा, इसलिए 2 1 समझ रहे हो कि नहीं। तो Q2 के कारण Q1 में बल लग रहा है, तो Q2 से Q1 की ओर दिशा हो रही है, ठीक ना, इधर दिशा ही बनाया हमने कि इधर दिशा हो रही है, तो इसीलिए R21, क्योंकि बल तो ये लगाने का काम कर रहा है ना, तो इधर से 2 लगाने का काम कर रहा है किधर, 1 पे, समझ गया ना, तो इसलिए हमने कर दिया। अब बढ़िया समझ जाओगे तुम लोग, ठीक ना। अब यहाँ पे इसको 1 मान लो भैया। अब देखो उसी तरीके से लिखोगे Q3 के कारण Q1 पर विद्युत बल, इसी तरीके से लिखोगे, राइटिंग थोड़ा सा समझ लेना यार, ठीक। अब इसी तरीके से लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F फिर 1 पे लग रहा है, F13 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे Q1 Q3 बटे में R13 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो Q3 Q1 पे बल लगा रहा है, इधर से बल लगा रहा है, इधर से ऊपर से नीचे की ओर, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 कैप, क्योंकि ये दिशा को दिखाता है। हमने जो कूलाम का नियम पढ़ा था वो अदिश रूप था, और जब क्या चीज उसे कूलाम के नियम को ही हमने सदिश रूप में चेंज किया, तो परिमाण और दिशा दोनों को दिखाएगा। परिणाम को ये दिखा रहा है, ठीक ना, परिणाम को ये दिखा रहा है। जैसे आप परिणाम के फॉर्म में लिख सकते हो, मॉड के फॉर्म में भी इस तरीके से, इस तरीके से बच्चों को जल्दी दिमाग में आता है, ठीक ना। तो इसी तरीके से आप लिखोगे एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ पे हो गया। अब देखो इसे 2 मान लो, अब देखो डॉट 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 वही डॉट 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 कर करके Q1 का निकालेंगे, तो Q1 के कारण Q1 पर विद्युत बल, देखो तो विद्युत बल अब कितना हो जाएगा, तो भैया F1 M हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q1 QN बटे में R1N का होल स्क्वायर, और यहाँ पे R यहाँ 1N है, N1 होगा, क्या होगा N1। क्यों भैया, N देख रहे हो, दिशा देख रहे हो, इसकी N से Q की तरफ जा रही है ना,
इसीलिए समझ गए कि नहीं। तो देखो अब हमारे पास ये पूरा का पूरा जो आवेश थे ये साले सब मिल करके और इस पे बल लगा रहे थे। अब हम निकालेंगे परिणामी बल कि Q1 पे आखिर में ये सारे के सारे मिल करके कितना बल लगा रहे हैं, ठीक ना, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी बल कितना हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा देखो ये ऊपर का मिटा देते हैं। परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या देखेंगे, परिणामी बल देखेंगे। तो परिणामी बल कितना हो जाएगा। तो देखो परिणामी बल को हम F1 से दिखा रहे हैं। क्यों भैया, क्योंकि देखो Q1 है तो F1 से दिखा रहे हैं, ठीक ना। परिणामी बल कितना जाएगा, देखो परिणामी बल हो जाएगा कि F12 प्लस में इनका क्या होगा, वेक्टर सम हो जाएगा, हमने आगे ही बताया था, डॉट 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 F1 कितना हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दो, कि इसका वैल्यू कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R12 का होल स्क्वायर R21 फिर क्या हो जाएगा, फिर वही होगा 1/4πε0 Q1 Q3 R13 का होल स्क्वायर R31 हो जाएगा और डॉट 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 फिर क्या हो जाएगा, वही बात 1/4πε0 Q1 बाई में R1n का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा कि N1 का कैप हो जाएगा, ठीक। क्योंकि दिशा को दिखा रहा है ना वो, इसीलिए समझ गए इतना। तो इधर का कॉपी करो, बस एक स्टेप और है, फिर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो कुछ करना नहीं है, बस क्या कर देना है कि यहाँ से आपको बस कॉमन ले लेना है कि 1/4πε0 और यहाँ पे Q1 भी देखो कौन कौन सा कॉमन है। तो ये देखो कॉमन आ रहा है, ये पूरा का पूरा Q1 भी कॉमन आ रहा है, सब में से ये और Q1 कॉमन आ रहा है, सबको कॉमन ले लिया हमने, जो कॉमन आ रहा था। बचा क्या, Q2 बटे में और क्या बच जाएगा R12 होल स्क्वायर 21 और फिर ये क्या हो जाएगा, जल्दी से भैया कॉपी कर लो। PDF नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में झांक लो थोड़ा सा, समझ गए। सॉरी यार, और यहाँ पे बस देखो, सॉरी यहाँ पे देखो Q1 तो कॉमन ले लिया है हमने, तब क्यों ऐसा कर दिया। चलो देखो ये पूरा का पूरा आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे बस नेट मतलब परिणामी जो बल आ रहा है, विद्युत बल लग रहा है, इतने सारे के सारे मिल करके एक ही को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना दबा रहे हैं भैया, मतलब कितना विद्युत बल इस पर लगा रहे हैं सब मिल करके, उसी को निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कूलाम का नियम ऐसा कैसा नियम है जिसमें हम केवल दो ही आवेश के बीच में ही बल लगा सकते हैं, बल को विद्युत बल को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अध्यारोपण का सिद्धांत हो तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आवेशों के बीच में कितना बल काम कर रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के ऐसे ये काम करता है। और ये सारे के सारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं। हमने बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी डाल चुके हैं, कम से कम 4 से 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। मैंने लास्ट के भी बहुत सारे चैप्टर उठाए थे, क्योंकि जो लास्ट के जो चैप्टर जैसे नाभिकीय बल हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, संचार व्यवस्था, ये सारे के सारे चैप्टर ही अलग थे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसे आगे पढ़ाएं, क्योंकि इससे भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक। सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से कुछ न कुछ समझ में आया होगा। सो एक ही बात बोलूँगा, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियो हो जो आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, सपोर्ट करें इस बंदे को। अगर ये बंदा आपको कुछ दे रहा है तो इस बंदे को भी आप एक सपोर्ट दें। बस क्या करें कि वीडियो को फैलाएं, बस इतना ही मैं कहूँ, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही।